यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव को अपनी ओर विस्फोटक रूप से आती हुई सुनहरी तलवार की किरण देखकर प्रभा के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने अपनी पतली उंगली के हल्के झटके के साथ एक छल्ला तुरंत बिजली के बोल्ट की तरह आगे की ओर फेंका। बूम! एक धमाके की आवाज के साथ छल्ला और सुनहरी तलवार तुरंत हवा में बिखर गए और फिर हवा की एक लहर चारों ओर फैल गई। इस समय के दौरान आरव प्रभा के सामने आ गया और अपनी कलाई को मोड़कर बैंगनी स्पिरिट तलवार को क्षैतिज रूप से आगे बढ़ाया क्योंकि तलवार के पीछे की ताकत बहुत जबरदस्त थी। जहां भी वह गुजरी हवा पूरी तरह से फट गई, जबकि एक सीटी की आवाज जिसने दर्शकों के सिर की खाल को तुरंत झंझना दिया, मंच से गूंज उठी। जब प्रभा ने बैंगनी स्पिरिट तलवार के अंदर निहित भयानक ताकत को महसूस किया तो उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। उसने अतीत में आरव की शारीरिक ताकत का अनुभव किया था और वह जानती थी कि अगर वह इसके साथ सीधे मुकाबला करती है तो उसे निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए जब उसने यह सोचा तो प्रभा ने अपने हाथ से एक अजीब सी मुद्रा बनाई और फिर उसका पूरा शरीर अचानक हिल उठा। उसके बाद एक धमाका गूंजा क्योंकि वह अनगिनत फूलों की पंखुड़ियों में बदल गई जो चारों ओर फैल गईं। जिस क्षण प्रभा अचानक उसके सामने से गायब हुई, उसी क्षण आरव के चेहरे पर बदलाव आया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पलटते हुए अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से ऊपर उठाया ताकि वह आने वाले हमले को रोक सके। बैंग! इस प्रहार से एक क्रिस्टल ब्लू छल्ला तुरंत दूर जा गिरा। उसके बाद मंच में एक अत्यंत अजीब दृश्य दिखाई दिया। अनगिनत क्रिस्टल ब्लू छल्ले एक अत्यंत चौंकाने वाले तरीके से सभी दिशाओं से लगातार आरव की ओर फैल रहे थे। जहां तक आरव की बात है, भले ही वह इससे घबराया नहीं था, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति यह नोटिस कर सकता था कि आरव के लिए अभी यह थोड़ा कष्टदायक था। नीचे खंडहरों पर क्रिस्टल ब्लू छल्लों का जोरदार विरोध करते हुए आरव को देखते हुए शाही महल की दीवार पर खड़ी शैलाधर की आंखों में एक बार फिर चिंता की एक लहर उठी। क्रिस्टल ब्लू छल्ला एक मध्यम स्तर का धरती स्तर का डार्क ट्रेजर था और यह एक ऐसा भी था जिसके पास एक प्राकृतिक युद्ध आत्मा थी। प्रभा द्वारा इस्तेमाल की जा रही चौंकाने वाली युद्ध तकनीक के साथ इसकी जो शक्ति प्रकट हुई, उसका विरोध कुछ राजा स्तर के विशेषज्ञ भी नहीं कर सकते थे। बैंगनी स्पिरिट तलवार कभी एक दिव्य कलाकृति थी, लेकिन उसकी युद्धात्मा गहरी नींद में थी और इस तथ्य के साथ कि वह अपने मूल स्वरूप का केवल आधा ही थी, वह उस क्रिस्टल ब्लू छल्ले का विरोध कैसे कर सकती थी। दूसरी ओर पुष्प महल की अनिका ने पहली बार मुस्कान प्रकट की। यहाँ तक कि उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि आरव की ताकत उसकी उम्र के लिए वास्तव में अच्छी थी। लेकिन क्या हुआ? पुष्प महल की छोटी पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट शिष्य के रूप में, चाहे वह साधना तकनीक हो, युद्ध तकनीक हो या सभी पहलुओं में उसे मिला मार्गदर्शन हो, पुष्प महल ने उसे सबसे बेहतरीन दिया था। लेकिन आरव का क्या? इसलिए आरव का इस लड़ाई में मरना निश्चित था। यह केवल अनिका ही नहीं थी जिसके मन में ऐसे विचार थे। नीचे से लड़ाई देख रहे शिवरान ने भी यही सोचा। कहने की जरूरत नहीं है, आरव ने जो ताकत प्रकट की थी उससे उसे खतरा महसूस हुआ था। बेशक यह केवल एक मामूली खतरा था। यहाँ तक कि अगर आरव दूसरे स्तर की तलवार इंटेंट को प्रकट करता, तब भी शिवरान को उसे हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। बेशक अगर आरव प्रभा के हाथों मर जाता तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। सभी को लगा कि आरव निश्चित रूप से हार जाएगा, लेकिन मंच के खंडहरों पर लड़ रही प्रभा ने ऐसा नहीं सोचा। उस दिन जब वे आरोहण पर्वत श्रृंखला पर थे तो उसने आरव की तलवार नियंत्रण की अजीब तकनीक देखी थी। अगर आरव उस तकनीक का उपयोग करता है तो उसके सामने की इस परेशानी से निपटना अत्यंत आसान होगा। हालांकि इस क्षण तक भी आरव ने इसका उपयोग नहीं किया था
और इस कारण प्रभा अत्यंत हैरान थी। उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया, और फिर उसने अपना गोरा हाथ बढ़ाया और आरव की ओर हल्के से चिल्लाई, जाल। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, क्रिस्टल ब्लू छल्ले तुरंत तेज गति से घूमने लगे। अगले ही क्षण वे इतनी तेज गति से आरव को ढकने के लिए नीचे उतरे कि आंखें उन्हें पकड़ नहीं पाईं। उन्होंने तुरंत आरव को घेर लिया। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो आसपास के अनगिनत दर्शकों ने तुरंत अपना सिर हिलाया, जबकि कई तो एक बार फिर चर्चा करने लगे, आरव अंततः हारने वाला है। मैं जानता था। एक बार जब वह उस रहस्यमय राजास्तर के डार्क बिस्ट की सहायता खो देता है, तो जब वह एक सच्चे विशेषज्ञ से मिलता है तो वह पूरी तरह से कमजोर होता है। अफसोस, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस आरव ने पहले ही दूसरे स्तर की तलवार इंटेंट को समझ लिया है, वह प्रभा से हार जाएगा। वह वास्तव में पुष्प महल की छोटी पीढ़ी की सबसे उत्कृष्ट शिष्या होने के योग्य है। मुझे लगता है कि अगर आरव ने तलवार इंटेंट को नहीं समझा होता तो वह शायद उसके 3 वारों का भी विरोध करने में असमर्थ होता, है ना? 3 वार। तुम उसे बहुत अधिक महत्व देते हो। अगर वह एक भाग्यशाली बदकिस्मत नहीं होता जिसने तलवार इंटेंट को समझा है, तो 3 वारों की बात तो छोड़ ही दो, वह उसके 1 वार का भी विरोध नहीं कर पाता। मंच के खंडहरों पर प्रभा ने आरव की ओर देखा, जो अनगिनत क्रिस्टल ब्लू छल्लों से घिरा हुआ था, और फिर उसने अपना सिर हल्के से हिलाया, जबकि उसकी आंखों में निराशा की एक झलक चमक उठी। क्लैंग। ठीक इसी क्षण क्रिस्टल ब्लू छल्लों द्वारा बनाए गए घेराबंदी के केंद्र से तलवार की एक गूंजती हुई आवाज अचानक गूंज उठी, और इसने आसपास के अनगिनत दर्शकों को हक्का बक्का कर दिया। आसपास के अनगिनत दर्शकों की हैरान भरी नजरों के नीचे क्रिस्टल ब्लू छल्लों के बीच से एक सुनहरी तलवार की रोशनी जली। अगले ही क्षण उन सभी ने एक जोरदार धमाका गूंजते हुए सुना, क्योंकि आरव को घेरने वाले वे क्रिस्टल ब्लू छल्ले दूर जा गिरे। उसके बाद उन्होंने एक आकृति को प्रभा की ओर विस्फोटक रूप से जाते हुए देखा। जब उसने यह दृश्य देखा तो शैलाधर ने तुरंत राहत की सांस ली, और उसकी भौं की सिकुड़न कम हो गई थी। इसके विपरीत अनिका ने माथे पर शिकन डाली और उसका चेहरा उदास हो गया था। आरव ने 30 मीटर से अधिक की दूरी को पार करने के लिए एक सांस से भी कम समय का उपयोग किया था। जब उसने प्रभा को देखा, जो ठीक उसके सामने खड़ी थी, तो उसकी आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति की एक लहर चमकी, और उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा जोर से बैंगनी स्पिरिट तलवार में उमड़ उठी, इससे पहले कि वह उसे खींचकर तेजी से घुमा दे। जब उसने आरव को उस पर हमला करते देखा तो प्रभा की आंखों में आश्चर्य की एक लहर चमकी। उसने उन क्रिस्टल ब्लू छल्लों की घेराबंदी को कैसे तोड़ा? हालांकि वह अत्यंत हैरान थी, लेकिन अब उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि आरव ने उस पर एक भयंकर हमला किया था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। ठीक पहले की तरह प्रभा की आकृति हिली और अनगिनत फूलों की पंखुड़ियों में बदल गई, क्योंकि वह मौके पर ही गायब हो गई, और फिर वह आरव के बाएं दिखाई दी। उसके बाद उसके हाथ में एक छल्ले ने आरव की गर्दन की ओर वार किया। आरव को इसकी उम्मीद थी, और उसके गायब होते ही वह एक ओर हट गया था, और फिर बैंगनी स्पिरिट तलवार ने अत्यंत स्वाभाविक तरीके से उसके बाएं क्षैतिज रूप से वार किया। इस क्षण ऐसा लगा जैसे प्रभा आरव की तलवार से कटने के लिए अपनी मर्जी से चली आई हो। प्रभा की अभिव्यक्ति बदल गई, और उसने अपनी आंखों में सदमा भी प्रकट किया। उसने मेरे हमले के प्रक्षेपवक्र को कैसे पकड़ा? उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था, इससे पहले कि उसने उस रहस्यमय हमला तकनीक को निष्पादित किया और मौके पर ही फिर से गायब हो गई। उसके बाद वह आरव के दाएं दिखाई दी। हालांकि जैसे ही वह आरव के दाएं दिखाई दी,
आरव की तलवार जो बाएं वार कर रही थी अचानक दाएं की ओर वार करने लगी थी और यह ठीक उसी स्थान की ओर बढ़ रही थी जहां प्रभा अभी दिखाई दी थी। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो शाही महल की दीवारों पर मौजूद सभी महान हस्तियों की अभिव्यक्ति बदल गई थी। यहाँ तक कि अद्वय, जो हमेशा उदासीन और शांत रहा था, भी गंभीर और हैरान अभिव्यक्ति की एक झलक प्रकट किए बिना नहीं रह सका। जब उन्होंने इसे देखा तो प्रभा द्वारा निष्पादित युद्ध तकनीक स्वाभाविक रूप से कमियों से भरी हुई थी और उनके पास मौजूद ताकत और भेदभाव करने की क्षमता के साथ वे स्वाभाविक रूप से इस रहस्यमय तकनीक से आसानी से निपटने में सक्षम थे। लेकिन आरव ऐसा कैसे कर सकता था? आखिरकार आरव अभी केवल पहले दिव्य स्तर पर ही था। वह पहले दिव्य स्तर पर रहते हुए धरती स्तर की तकनीक की कमियों को देख सकता है। यह जो कुछ भी हो तार्किक नहीं है। लेकिन अगर आरव ने इस धरती स्तर की तकनीक की कमियों को नहीं देखा था तो वह प्रभा को हमला करने के लिए लगातार पहल करने में कैसे सक्षम था? यह बच्चा वास्तव में रहस्यमय है। आरव को देखते हुए ललित सिंह ने धीमी आवाज में बोलते हुए माथे पर शिकन डाली। उसके बगल में बलीश ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, अगर वह अपने खुद के युद्ध अनुभव पर भरोसा करके इसे पूरा करने में सक्षम था तो क्या यह थोड़ा बहुत भयानक नहीं है? लेकिन यह असंभव लगता है। अगर यह अद्वय होता तो यह संभव हो सकता था। आखिरकार अद्वय ने किंवदंती के युद्ध इंटेंट को समझा है। हालांकि अगर यह वह नहीं है तो वह इसे कैसे पूरा करने में सक्षम था? मैंने मूल रूप से सोचा था कि दूसरे स्तर की तलवार इंटेंट उसकी सीमा थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसने इस पल तक भी अपनी सच्ची ताकत और ट्रम्प कार्ड को प्रकट नहीं किया है। अफसोस, वह जितनी चौंकाने वाली ताकत और क्षमता प्रकट करता है, पुष्प महल, भूत संप्रदाय और आदित्य विद्यालय के लिए उसे जीवित रहने देना उतना ही असंभव होगा। कितना अफसोस, ललित सिंह ने बोलते हुए धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। लेकिन क्या होगा अगर वह आरोहण रैंकिंग्स पर पहला स्थान प्राप्त करता है? बलीश ने उसी सवाल को एक बार फिर पूछा। फिर तलवार संप्रदाय, तंत्र संघ और हम दोनों अंधे थे, ललित सिंह ने आरव को देखते हुए हल्की आवाज में कहा। मंच के खंडहरों पर आरव और प्रभा अलग हो गए थे। प्रभा ने उसे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तुमने ऐसा कैसे किया? आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई टिप्पणी नहीं। अगर तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो तो उस दिव्य कलाकृति का उपयोग करो जिसके बारे में अफवाह है कि तुम्हारे पास है। प्रभा चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने आरव को देखा और कहा, तुम्हें पहला स्थान प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर कितना भरोसा है? आरव हक्का बक्का रह गया और फिर उसने हैरान स्वर में कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे जवाब दो। जब उसने उसके चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति को नोटिस किया तो आरव ने एक पल के लिए झिझका, इससे पहले कि वह कहे 50%। जब उसने यह सुना तो प्रभा की पलकें फड़क उठीं। 50% भरोसा? क्या यह साथी थोड़ा बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं है? 50% आत्मविश्वास किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? यह इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि आरव को अद्वय के बराबर होने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। उसे ऐसा आत्मविश्वास कहां से मिला? प्रभा एक बार फिर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने आरव पर निगाह डाली और कहा, मैं तुम्हें मानती हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम सचमुच जीतने के लिए 50% आत्मविश्वास रखते हो। जैसे ही उसने वे शब्द बोलना समाप्त किया, वह दूर खड़े ललित सिंह की ओर मुड़ी और कहा, मैं हार मानती हूं। जब उन्होंने प्रभा को सुना तो आसपास हंगामा मच गया। पुष्प महल की प्रभा ने हार मान ली। हार मान ली? इसका क्या मतलब है? आसपास के सभी साधक प्रभा के कार्यों से थोड़े हैरान थे। इस क्षण आरव भी थोड़ा स्तब्ध था।
वह यह महसूस करने में सक्षम था कि प्रभा ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। अगर उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग किया होता तो वह निश्चित रूप से उसके साथ एक तीव्र लड़ाई में पड़ जाता। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि प्रभा वास्तव में हार मान लेगी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्रभा ने जिस क्षण हार स्वीकार की, अनिका का चेहरा तुरंत भयानक रूप से उदास हो गया। वह लगातार प्रभा के अपने असली तुरूप के पत्ते का उपयोग करने का इंतजार कर रही थी। अनिका की राय में भले ही आरव अचानक काफी रहस्यमय हो गया हो, प्रभा द्वारा अपने असली तुरूप के पत्ते का उपयोग करते ही आरव निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि प्रभा सीधे हार मान लेगी। इस कारण वह क्रोध से इतनी अभिभूत हो गई कि उसे विचलन होने वाला था। प्रभा ने हार क्यों स्वीकार की? प्रभा के अलावा शायद ही किसी और को इसका जवाब पता हो। प्रभा के मंच से निकलते ही अनिका उसके पास आ गई और अनिका ने गुस्से में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रभा ने अनिका पर एक नजर डाली और फिर कहा, मैं महल की सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। यह सुनकर अनिका क्रोधित हो गई और उसने गुस्से में कहा, महल की सजा? छोटी प्रभा, सच कहूँ तो मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं है कि तुमने आरव को जीवित रहने दिया, क्योंकि आरोहण रैंकिंग्स समाप्त होते ही वह निश्चित रूप से मौत से नहीं बच पाएगा। मुझे गुस्सा इसलिए है क्योंकि तुमने प्रतियोगिता छोड़ दी। अपनी ताकत से तुम पूरी तरह से शीर्ष 3 पर कब्जा करने में सक्षम हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी रैंकिंग के साथ महल को मिलने वाले फायदे भी बढ़ते हैं? प्रभा चुप रही और उसने एक भी शब्द नहीं कहा। इससे अनिका और भी क्रोधित हो गई, लेकिन वह इस संबंध में असहाय थी। हालांकि प्रभा केवल पहले दिव्य स्तर पर एक आंतरिक प्रांगण की शिष्या थी, पुष्प महल में प्रभा का दर्जा अनिका से भी ऊंचा था, जो कि पंथ की एक बुजुर्ग थी, क्योंकि वह सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता वाली आंतरिक प्रांगण की शिष्या थी। भले ही हर कोई अभी भी असमंजस में था। प्रतियोगिता जारी रही। महाचिन साम्राज्य जैसे एक विशालकाय के प्रतियोगिता की अध्यक्षता करने के कारण 2 घंटे से भी कम समय में मैदान पर एक नया मंच फिर से प्रकट हो गया। अगले ही कुछ समय में हर किसी ने प्रभा के हार मानने के कारण के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि अद्वय मंच पर चढ़ चुका था। अद्वय का प्रतिद्वंद्वी बलवीर नामक एक स्वतंत्र साधक था। बलवीर की उपस्थिति थोड़ी उबड़-खाबड़ थी और उसका शरीर मजबूत था। अगर वह ललित सिंह की परीक्षा पास नहीं कर पाता तो दर्शक यह भी सोच सकते थे कि अब उसकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है। जब उसने सुना कि उसका प्रतिद्वंद्वी अद्वय है तो बलवीर के चेहरे पर कोई दुख प्रकट नहीं हुआ और उसने एक बड़ी कटार निकाली जिस पर एक दानव का सिर खुदा हुआ था। उसने कटार को अपने कंधे पर टिका लिया और फिर वह मंच पर चढ़ गया। आसपास से आती हुई प्रत्याशा भरी निगाहों के तहत अद्वय भी मंच पर प्रकट हुआ। जिस क्षण अद्वय की आकृति वहां प्रकट हुई, आसपास की भीड़ तुरंत उत्साह से उबलने लगी। अद्वय, एक बार, अद्वय, एक बार, एक बार। जब से अद्वय ने मंच पर चढ़ना शुरू किया था, तब से अब तक उसका एक भी प्रतिद्वंद्वी उसके एक भी वार का सामना नहीं कर सका था। अब दर्शक एक बार फिर ऐसे किंवदंती को देखना चाहते थे। अद्वय ने दर्शक की ओर देखकर मुस्कुराया और फिर उसने बलवीर की ओर देखा, जिसने बड़ी कटार को अपने कंधे पर टिका रखा था। अद्वय ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए और उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही, जिससे उसने एक विशेषज्ञ के सुरुचिपूर्ण शिष्टाचार को पूरी तरह से प्रकट किया। किसी ने नहीं कहा कि अद्वय कूल बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अद्वय में इसके लिए शक्ति थी। हालांकि यह कई लोगों को अप्रिय लगा, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। जब ललित सिंह ने युद्ध की शुरुआत की घोषणा की तो सबकी निगाहें बलवीर पर चली गईं।
अब वे सभी देखना चाहते थे कि क्या बलवीर अद्वय के एक वार का सामना कर पाएगा। इस समय बलवीर काफी दबाव महसूस कर रहा था। बेशक अद्वय का प्रतिद्वंद्वी बनने वाला कोई भी व्यक्ति दबाव महसूस करेगा। हालांकि दबाव महसूस होने पर भी उसे लड़ना पड़ा। भले ही वह हार मान ले, उसे अद्वय के साथ कम से कम 2 बार वारों का आदान प्रदान करने के बाद ही हार माननी पड़ी। अन्यथा यह वास्तव में उसके लिए एक अपमान होगा। बलवीर ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने कंधे से कटार उठाई। उसने इसे दोनों हाथों से पकड़ा, इससे पहले कि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उसमें तेजी से बढ़ने लगी। और फिर बलवीर के शरीर के चारों ओर अचानक एक हिंसक आंधी प्रकट हुई, जिससे वह कठोर जमीन जहां बलवीर खड़ा था, इंच दर इंच दरार पड़ने लगी। आसपास के कई दर्शक इस दृश्य को देखकर चौंक गए और उन्होंने मन ही मन कहा, बलवीर ने शीर्ष 8 में प्रवेश करने के लिए केवल किस्मत पर भरोसा नहीं किया, और उसके पास कुछ ताकत तो है ही। हालांकि अद्वय के सामने यह वास्तव में थोड़ी बहुत कमजोर है। अद्वय जो बलवीर के विपरीत खड़ा था, उसका भाव अभी भी उदासीन था और उसने हमला करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने बलवीर को शक्ति जमा करने दी। एक निश्चित क्षण में बलवीर की आंखों में एक क्रूर भाव कौंधा और फिर उसने बड़ी कटार को दोनों हाथों से पकड़ा और तेजी से उसे अद्वय की ओर नीचे की ओर वार किया। एक पल में एक सफेद रंग की ऊर्जा की पट्टी जो 10 मीटर से अधिक लंबी थी, कटार की नोक से विस्फोटक रूप से बाहर निकली। क्योंकि इस कटार प्रकाश में निहित ऊर्जा बहुत भयानक थी। बलवीर के पैरों से अद्वय तक लगभग आधा मीटर चौड़ी और कुछ मीटर गहरी एक दरार फैल गई थी। अद्वय आखिरकार तब हिला जब भयानक कटार प्रकाश उससे 1.5 मीटर से कम दूरी पर पहुंच गया था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, इससे पहले कि उसने अपने दाहिने हाथ को कसकर मुट्ठी में भींच लिया, और फिर उसने अपनी मुट्ठी को कटार प्रकाश पर जोर से मारा। एक पल में ऊर्जा से बनी एक मुट्ठी विस्फोटक रूप से बाहर निकली। आसपास से आती हुई प्रत्याशा भरी निगाहों के तहत मुट्ठी और कटार प्रकाश हवा के बीच में एक दूसरे से टकरा गए। बैंग! मंच पर एक भयानक धमाका गूंजा और फिर ऊर्जा से बनी मुट्ठी एक तेज तलवार की तरह लग रही थी जो सड़ी हुई लकड़ी में घुस गई हो। उसने तुरंत कटार प्रकाश को बिखराव में उड़ा दिया। उसके बाद वह बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई, क्योंकि वह बलवीर के सामने पहुंच गई और बलवीर की छाती पर जोर से लगी। आसपास के दर्शकों की चकित निगाहों के तहत बलवीर हवा में उड़ गया, या इसे ऐसा कहा जाना चाहिए कि वह सीधे मंच से बाहर उड़ गया। थोड़ी देर के लिए हैरान रहने के बाद भीड़ ने अद्वय पर पागलपन की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया जो मंच पर खड़ा था। अद्वय, अद्वय, एक वार, एक वार, युद्धदेव, युद्धदेव। असंख्य आवाजें एक साथ मिलीं और 9 आकाशों को हिला दिया। दूसरी ओर आरोहण रैंकिंग्स के शेष प्रतिभागियों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। अद्वय की ताकत को वास्तव में अथाह के रूप में वर्णित किया जा सकता था, और उन्हें लगा कि अद्वय ऐसी ताकत रखने के बावजूद आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेकर वास्तव में दादागिरी कर रहा है। अद्वय ने नीचे के दर्शकों की ओर मुस्कुराया और फिर वह मंच से कूद गया और लड़ाई से पहले जहां खड़ा था वहां वापस आ गया। अगर युद्धदेव बनने के लिए उसका मार्ग नहीं होता तो वह आरोहण रैंकिंग्स में भाग नहीं लेता, क्योंकि आरोहण रैंकिंग्स उसके लिए एक खेल जैसा था। यह वास्तव में बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं था। अद्वय के मंच से उतरने के बाद ललित सिंह एक बार फिर उस पर दिखाई दिए। उसने उस भीड़ की ओर देखा जो जयकार कर रही थी और उत्साह से उबल रही थी, और उसका भाव थोड़ा उदास था। अगर अद्वय वास्तव में युद्धदेव बन जाता है तो उसकी शक्ति और प्रभाव से उसकी एक पुकार निश्चित रूप से भविष्य में अनगिनत साधकों को उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर कर देगी। यह साम्राज्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। जब उसने ऐसे दृश्य के बारे में सोचा
तो ललित सिंह हल्का आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। यह बहुत अच्छा होगा अगर कोई अब अद्वय को रोकने में सक्षम हो। लेकिन क्या यह संभव भी है? अद्वय ने अब तक जो ताकत प्रकट की है उसके आधार पर तो यहाँ मौजूद पहले दिव्य स्तर के साधकों का तो जिक्र ही नहीं, राजा स्तर के विशेषज्ञ भी उसे हरा नहीं पाएंगे। शायद केवल एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ ही उसे रोक पाएगा। दरअसल यह केवल ललित सिंह ही नहीं था जो अद्वय को खत्म करना चाहता था, आदित्य विद्यालय के शत्रु अन्य शक्तियां भी ऐसा ही करना चाहती थीं। यह तो यहाँ तक था कि पुष्प महल और हिम महल के भी ऐसे इरादे थे, क्योंकि चाहे वह कोई भी शक्ति हो, उनमें से कोई भी नहीं चाहती थी कि आदित्य विद्यालय अगले 1000 वर्षों तक उन पर सर्वोच्च रूप से उठे। लेकिन भले ही वे ऐसा करना चाहते थे, उनमें से किसी ने भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। अगर किसी शक्ति ने अद्वय के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो परिणाम आदित्य विद्यालय से विनाशकारी प्रतिशोध झेलना होगा। दक्षिणी क्षेत्र में शायद केवल 2 विशालकाय महाचिन साम्राज्य और डार्क बिस्ट साम्राज्य ही थे जो आदित्य विद्यालय के पागलपन भरे प्रतिशोध को सहन कर सकते थे। हालांकि यहाँ तक कि ये 2 विशालकाय भी आदित्य विद्यालय के रिवर्स स्केल पर लापरवाही से हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि एक बार जब उन्होंने इस असाधारण संप्रदाय को नाराज कर दिया तो भले ही उन्होंने लड़ाई जीत ली, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और शायद वे पूरी तरह से नष्ट भी हो सकते हैं। दक्षिणी क्षेत्र में केवल अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता रखना अपर्याप्त था, क्योंकि कोई भी किसी भी क्षण मर सकता था। अच्छी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता के अलावा किसी को एक शक्तिशाली समर्थन की भी आवश्यकता थी। जब तक किसी के पास शक्तिशाली समर्थन था, तब तक उसके सफलतापूर्वक एक विशेषज्ञ में परिपक्व होने की संभावना थी। ठीक आरव की तरह अभी, क्योंकि उसके पास आदित्य विद्यालय जैसा दुर्जेय समर्थन नहीं था, हर किसी को लगा कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अगले ही कुछ समय में अगली लड़ाई शुरू हो गई और यह निशिता थी जो मंच पर चढ़ी थी। उसका प्रतिद्वंद्वी वरुण था। इस लड़ाई के दौरान कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। 10 से कम वारों के आदान प्रदान के बाद निशिता ने वरुण को हरा दिया था। इससे मंच के नीचे अनगिनत साधक एक बार फिर लगातार जयकार करने लगे। अद्वय के अलावा निशिता और प्रभा की लोकप्रियता शीर्ष 8 में सबसे अधिक थी। बेशक उनके पास जो ताकत थी, उसके अलावा यह उनकी संबंधित सुंदरता के कारण भी था। आखिरकार सुंदरियों का हमेशा कहीं भी स्वागत किया जाता था। इसका जिक्र ही नहीं कि वे 2 महलों की दुर्जेय सुंदरियां थीं। दुर्भाग्य से प्रभा ने हार मान ली थी और उसकी यात्रा शीर्ष 8 पर रुक गई थी। शिवरान ब्राइटन मून संप्रदाय के चंद्रवीर के खिलाफ ठीक इसी क्षण ललित सिंह की आवाज एक बार फिर सबके कानों के पास गूंजी। मंच पर शिवरान ने काली लोहे की तलवार पकड़े हुए चंद्रवीर को देखा जो उसके सामने खड़ा था। चंद्रवीर की आकृति थोड़ी गोलमटोल थी और उसके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती थी। अद्वय की मुस्कान के विपरीत चंद्रवीर की मुस्कान सच्ची लगी और यह बिल्कुल भी जबरन या नकली नहीं लगी। बेशक यह शिवरान को पीछे हटने नहीं देगा। अपना वार करो, शिवरान ने चंद्रवीर को देखते हुए उदासीनता से कहा। सच कहूं तो उसने शुरुआत से ही चंद्रवीर को कभी गंभीरता से नहीं लिया था और उसे लगा कि उसके प्रतिद्वंद्वी अद्वय, प्रभा और निशिता होने चाहिए। हाँ, आरव को भी एक माना जा सकता था। जहां तक चंद्रवीर की बात है, उसने वास्तव में चंद्रवीर को गंभीरता से नहीं लिया। चंद्रवीर शिवरान के अवहेलना भरे लहजे से क्रोधित नहीं हुआ। वह मुस्कुराया इससे पहले कि उसका आकृति विस्फोटक रूप से शिवरान की ओर दौड़ा। जब शिवरान ने चंद्रवीर को विस्फोटक रूप से अपनी ओर दौड़ते देखा तो उसके मुंह के कोनों पर अवमानना का एक अंश उभरा। उसकी कलाई के हल्के से हिलने के साथ पहले स्तर का तलवार इंटेंट बाहर निकला और तुरंत चंद्रवीर को घेर लिया।
तलवार इंटेंट के प्रकट होने से चंद्रवीर की गति तुरंत धीमी हो गई और जब शिवरान ने यह देखा तो उसके मुंह के कोनों पर अवमानना और गहरी हो गई। हालांकि ठीक इसी क्षण चंद्रवीर की गति अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई और वह पहले की तुलना में कुछ गुना तेज गति से शिवरान की ओर दौड़ा। केवल एक पल में वह पहले ही शिवरान के सामने पहुंच चुका था और फिर ऊर्जा से बनी अनगिनत हथेलियां आसमान और पृथ्वी को ढकते हुए शिवरान की ओर छा गईं, जो थोड़ा अवाक रह गया था। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।